Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. List of thermal power plants in Maharashtra state with their installed capacity. ठीक है, कौन से थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट में उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ. ओके, सो द फर्स्ट इज चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज CSTPS. ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं उसमें? 4 यूनिट्स हैं, 210 मेगावाट्स के, और 5 यूनिट्स है 500 मेगावाट्स के. ओके, तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 3340 मेगावाट. नेक्स्ट इज खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट. ओके, तो इसमें 4 यूनिट है 210 के, 4 यूनिट इंटू 210. ओके, और 1 यूनिट है 500 मेगावाट का. ओके, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स, दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज विद देयर कैपेसिटी. ओके, सो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 1340 मेगावाट की टोटल. ओके, देन इज नासिक थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, तो इसमें 3 यूनिट है 210 के और 2 यूनिट है 140 मेगावाट के. ठीक है, 3 इंटू 210 एंड 2 इंटू 140, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हुई? 910 मेगावाट की. ओके, देन इज भूसावल थर्मल पावर प्लांट. ओके, तो इसमें 2 यूनिट है 500 मेगावाट के एंड देन 2 यूनिट है 210 मेगावाट के. ओके, तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितने की है? 1420. ओके, देन नेक्स्ट इज और पारस थर्मल पावर प्लांट. ओके, तो इसमें 2 यूनिट है 250 मेगावाट के. ओके, तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हुई? 500 मेगावाट. नेक्स्ट इज और कोराडी थर्मल पावर स्टेशन. ओके, तो इसमें 2 units are of 210 megawatt, 4 units are of 115 megawatt and 1 unit is of 200 megawatt. तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हुई? 1080 मेगावाट. ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रॉम्बे थर्मल पावर प्लांट. उसकी 1 यूनिट की कैपेसिटी कितनी है? 180 मेगावाट. देन 2 यूनिट्स आर ऑफ 500 मेगावाट एंड 1 यूनिट इज ऑफ 250 मेगावाट. ओके, तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हुई? 1580 मेगावाट. नेक्स्ट इज और वर्धा वरोरा थर्मल पावर स्टेशन. ओके, सो इसमें 4 यूनिट है 135 मेगावाट की. ओके, तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 540 मेगावाट. So these were our thermal power plants in Maharashtra state with their installed capacity. Okay, इतने हैं, 8 है टोटल है. सबसे पहला है, ओके, सबसे पहला क्या देखा हमने? चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन. देन नेक्स्ट इज खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट. देन नेक्स्ट इज नासिक थर्मल पावर प्लांट. नेक्स्ट इज भूसावल थर्मल पावर प्लांट. देन पारस थर्मल पावर प्लांट, कोराडी एंड देन ट्रॉम्बे एंड देन वर्धा वरोरा. ओके, सो ये थे हमारे कुछ पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र विद देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट. ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है एक थर्मल पावर प्लांट बिल्ड करने के लिए. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल. स्टीम पावर प्लांट में या फिर थर्मल पावर प्लांट में हमें किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोल की. ठीक है, दैट इज़ अवर फ्यूल. ओके, ये हमारा फ्यूल है, तो इसकी अवेलेबिलिटी की हमें ज़रूरत होती है. तो इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें पावर प्लांट को बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है. कोल इज़ द मेन सोर्स फ्रॉम विच हीट इज टू बी जनरेटेड. ठीक है, ये एक मेन सोर्स है जिससे हम हीट को जनरेट करेंगे. ठीक है, ये फ्यूल है हमारे थर्मल पावर प्लांट का या फिर स्टीम पावर प्लांट का. बाय बर्निंग ऑफ कोल, जनरली एंथ्रासाइट कोल हैविंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, हम क्या करेंगे? ये जो कोल है ये हमारा मेन सोर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. कैसे? उसको बर्न करके, उसको जला के उसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. ओके, जनरली एंथ्रासाइट कोल हैविंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या होता है कि ये जो कोल होता है ना, उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम ख़राब क्वालिटी का कोल अगर यूज़ करेंगे तो जो हमारी हीट जनरेट होगी वो कम होगी, या फिर हमारे कोल का वेस्टेज होगा, या फिर हमें पुराएगा नहीं अगर हम
चीप क्वालिटी का कोल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देने वाला एंथ्रासाइट कोल है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फ्यूल है, कोल है, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में सबसे ज़्यादा कोल एंथ्रासाइट ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पानी की भी ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, देन बॉयलर में पानी को गर्म करके उससे फिर स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। वाटर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स विच इज़ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। अभी मैंने बोला कि हमें पानी की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में, ठीक है। तो इसके लिए उसके हिसाब से हमें पावर प्लांट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज, तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है जहाँ पे हमें पावर प्लांट बिल्ड करना है, ओके। नेक्स्ट इज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ओके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी हमें हमारे पावर प्लांट की जगह देखनी है जहाँ पे हमें उसे बिल्ड करना है, ओके। तो हम ऐसे ही कहीं पे भी पावर प्लांट नहीं बिल्ड कर सकते, तो उसके लिए ये भी बात एक इम्पोर्टेंस रखती है कि उस जहाँ पे हम पावर प्लांट बिल्ड करने वाले हैं उस जगह से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसी है, ओके। The transportation facilities should be available for better transportation of various sources or heavy equipments. अब हमें पावर प्लांट बिल्ड करना है, ठीक है। तो जिस तरीके के भी सोर्सेस हम यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो हेवी इक्विपमेंट्स हो, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, चाहे वो ट्रेन हो या फिर किसी भी तरीके का ट्रक हो या फिर शिप हो, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। इफ़ रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन आर इन गुड कंडीशन देन लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो रोड भी अच्छे होने चाहिए, अगर रोड अच्छे होंगे, गुड कंडीशन में होंगे, तो इसको लगने वाला टाइम जो होगा ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, वो कम होगा। और अगर ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ऊपर से हमें इक्विपमेंट्स भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वी कैन यूज़ ट्रक, रेलवे, शिप्स एक्सेट्रा आर यूज इन ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज, ठीक है। तो ये सारे माध्यम हम यूज़ करते हैं, ट्रक हो, रेलवे हो या फिर शिप्स हो, ठीक है। तो इनसे हम हमारे हेवी इक्विपमेंट्स या जिस तरीके के भी सोर्सेज हम यूज़ करते हैं पावर प्लांट में, वो इससे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। तो क्या होता है कि जो हमारा पावर प्लांट होता है ना, कोल पावर प्लांट स्पेशली, तो उस पावर प्लांट के बिल्डिंग के लिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि लोकल एरिया या रूरल एरिया से दूर हो, ठीक है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर या पब्लिक प्लेसेस के पास हम ऐसा पावर प्लांट नहीं बिल्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है, नॉइस क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत कुछ एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं इसमें, सेफ्टी की भी बात होती है। तो इसके लिए ये पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखा जाता है, दूर बनाया जाता है। तो ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया ना हो। अ प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अभी मैंने कहा कि ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है, तो इसमें क्या होता है कि कोल बर्न करने की वजह से बहुत सारी फ्यूम्स निकलती है या बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पॉपुलेटेड एरिया का जीना मुश्किल हो जाएगा, पॉपुलेशन का जीना मुश्किल हो जाएगा, जितने भी पावर प्लांट के आसपास जितनी भी लोक संख्या है रहने वालों की, तो उनका जीना फिर मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली पोल्यूशन, वो ब्रीथ कैसे करेंगे, पोल्यूशन रहेगा तो इसके लिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम जगह सिलेक्ट करने वाले हैं उसके आसपास कोई पॉपुलेटेड एरिया ना हो। देन देयर इज़ स्पेस रिक्वायरमेंट, ओके। तो स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट है, तो ये बहुत बड़ा पावर प्लांट होता है, इसके लिए जगह काफ़ी लगती है। तो इसके लिए अच्छी खासी मात्रा में स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, अ स्पेसिफिक स्पेस शुड बी अवेलेबल फॉर थर्मल पावर प्लांट बिकॉज इफ़ इन फ्यूचर देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मोर पावर सो एक्स्ट्रा जनरेटर्स और यूनिट शुड बी इंस्टॉल इन द सेम एरिया, ठीक है। ऐसा है कि अगर हम जहाँ पे पावर प्लांट बिल्ड कर रहे हैं उसके पास ज़्यादा मात्रा में जगह बची नहीं है कुछ भी लोकेट करने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स को हम अगर लोकेट करना चाहें, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो हमारी डिमांड है वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे।
कभी कभी क्या होता है, किसी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है किसी भी तरीके के लोड के हिसाब से उसके जनरेशन की, ठीक है। अगर कभी कभी ज़्यादा पावर को जनरेट करने की हमें ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा जगह भी चाहिए उस यूनिट्स को लोकेट करने के लिए। तो अगर यूनिट्स हम लोकेट नहीं कर पाएंगे तो हम पावर भी जनरेट नहीं कर पाएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में हमारे पास स्पेस बची हुई रहनी चाहिए ताकि कभी इंस्टॉलेशन हम कर पाए अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी एक्स्ट्रा जनरेटर्स या फिर यूनिट्स का। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऐश डिस्पोजल फैसिलिटीज़। ओके, तो अब कोल बेस्ड पावर प्लांट है तो उसे हम बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी ऐश भी निकलेगी, ठीक है। तो उसको डिस्पोज भी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उसकी डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है। ओके, ऐश इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ कोल। ड्यू टू ऐश देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा ऐश ऑफ कोल, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट ऐश डिस्पोजल फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, ठीक है। बहुत सिंपल सा लिखा गया है कि ऐश है, वेस्ट प्रोडक्ट है कोल का, तो उससे पोल्यूशन के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए उसके डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ नियर टू द लोड सेंटर। हमारा पावर प्लांट हम जहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं वो पावर प्लांट लोड सेंटर के आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, किसी भी तरीके का हमें कनेक्शन करना होता है, तो उसके लिए लोड सेंटर के पास हमारा पावर प्लांट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर बिकॉज इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर पास रहेगा हमारा लोड सेंटर, अगर पावर प्लांट के पास रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ जो होगी कंडक्टर की कम हो जाएगी और उससे जो भी ओवरऑल कॉस्ट होने वाली है कंडक्टर की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वॉज द रीज़न कि हमें जो हमारा लोड सेंटर है पावर प्लांट के पास ही लोकेट करना होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है कंडक्टर की वो कम हो जाएगी इससे, और फिर हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो होगी कंडक्टर की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज डन फॉर टुडेज ट्यूटोरियल।